हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो एसएससी सीपीओ के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है और सबसे पहले मैं उन सारे एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ जिनका एग्ज़ाम पहले शिफ्ट में था कि आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आपने तैयारी अपने पूरे जोर शोर से की थी और जो भी आपका बेस्ट था आपने एग्ज़ाम में दिया। अब लेवल, अटेम्प्ट, कट ऑफ इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने बेस्ट दे दिया है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये जो वीडियो होने वाला है ये एक डिटेल एनालिसिस होगा शिफ्ट 1 के पेपर का, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, सेक्शंस जो थे जीके, जीएस, रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश, उनका रिस्पेक्टिव लेवल क्या था और उन सेक्शन में क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आए थे। अब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हमने बच्चों से बात की, हमने उनसे पूछा किस तरह के क्वेश्चन आए थे, लेवल क्या था, और उसके बाद हमने ये पूरा डेटा कंपाइल किया और ये वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ओवरऑल पेपर के लेवल को डिस्कस कर ले। तो पेपर का लेवल हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, करने लायक पेपर था। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, ट्रिकी थे। स्पेशली अगर हम क्वांट्स की बात करें तो जो डीआई थी, जैसे बच्चे बता रहे थे कि काफ़ी कैलकुलेटिव था, और कुछ क्वेश्चन और भी थे जो कैलकुलेटिव थे। जो जीके जीएस था उनमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी एक दो क्वेश्चन में, बट ओवरऑल जो पेपर था वो आपका ईजी टू मॉडरेट था, यानी करने लायक था। अब सेक्शन वाइज आते तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था। जो गुड अटेम्प्ट इसमें होंगे वो 39 होंगे, यानी अगर आपके अटेम्प्ट्स जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 39 के आसपास है तो यू आर वेल एंड गुड। जीके जीएस की बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, एक दो क्वेश्चन में डेटा पूछ दिया गया था, बट ये सेक्शन भी करने लायक था। जिन्होंने जीके को अच्छे से पढ़ा होगा, स्पेशली स्टैटिक पे जिन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया होगा, वो यहाँ पे उन्होंने अच्छा किया होगा। जो गुड अटेम्प्ट था वो 37 था। क्वांट्स की बात करें तो वो मॉडरेट था। तो जैसा मैंने अब कहा कि क्वांट्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, स्पेशली डीआई थोड़ी कैलकुलेटिव थी, कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी कैलकुलेटिव थे। तो यहाँ पे थोड़े गुड अटेम्प्ट्स कम होंगे, 29 के आसपास अगर आपका अटेम्प्ट है इसमें तो अच्छी बात है। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इजी टू मॉडरेट था और इसमें 39 आपका गुड अटेम्प्ट होगा। तो ये तो हमने पूरे सेक्शन के ओवरऑल लेवल और डिफ़िकल्टी लेवल और गुड अटेम्प्ट्स की बात कर ली। पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब हम क्या करेंगे, पर सेक्शन में जाएंगे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जीके जीएस की बात करें तो दो क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से पूछे गए थे, जिसमें एक द गाइड जो बुक है उसके ऑथर के बारे में पूछा गया था, जिनके ऑथर, गाइड बुक के ऑथर कौन है, आर.के. नारायण है। अब इनके बारे में और जो चीज़ है वो भी जान लेते हैं। जैसे जो गाइड नॉवल थी उसके लिए आर.के. नारायण को 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद तो बुक एंड ऑथर से दो क्वेश्चन आए थे, तो आपको बुक एंड ऑथर्स का पता होना चाहिए कि किससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। बुद्धा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब बुद्धा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उनका बर्थ प्लेस पूछा जा सकता है, उनको इनलाइटमेंट कहाँ मिला था वो पूछा जा सकता है। तो बर्थ प्लेस लुम्बिनी है, इनलाइटमेंट उनको बोध गया में मिली थी। ठीक है, दशहरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था कि दशहरा का मंथ कौन सा है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, मतलब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दशहरा किस मंथ में आता है। तो वो बता दो कि वो आश्विन मंथ के 10th डे में, यानी आश्विन का जो महीना है उसके 10वें दिन पे दशहरा होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूलर एंड पीरियड ऑफ रेन से, यानी कि जो रूलर है, ठीक है, उनका जो शासन काल था कितने सालों तक चला, किस साल से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक तो अमजद अली खान का पूछा गया था इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो सरोद है। समुद्रगुप्त का वीणा है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की जो रिलेटेड आर्टिकल है उनसे भी क्वेश्चन आया था, जो कि आर्टिकल 280। ठीक है, अब आर्टिकल 280 से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया था और हर 5th ईयर पे ये कंस्टिट्यूट होता है, और जब भी एक तो वो हर 5th ईयर पे कर सकते हैं, या जब भी उनको नेसेसरी लगे प्रेसिडेंट को तो वो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में कौन कौन होता है, तो एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का, तो ये होता है रिकमेंडेशन बनाना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्हें कैसे शेयर किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन पे जो रिकमेंडेशन है वो ये फाइनेंस कमीशन बनाती है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 280 से रिलेटेड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है वो भी हम देख लेते हैं, वो है आर्टिकल 281 जो कि रिकमेंडेशन की बात करता है, जो कि फाइनेंस कमीशन बनाती है। ठीक है, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो आर्टिकल है उससे भी क्वेश्चन आया था। वो कौन सा क्वेश्चन आया था, 48A। अब आर्टिकल 48A क्या बताता है, ये रिलेटेड है आपके प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के क्या लिखा था, स्टेट शैल इंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये आर्टिकल रिलेटेड किससे है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आर्टिकल है ये 48 है। ठीक है, इसको कब ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट के साथ इसको ऐड किया गया था 1976 में। और ये स्टेट्स पे एक ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, उनको उनको प्रोटेक्ट करो, उनको प्रिजर्व करो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 36 to 51 ये पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट 4 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अभी जैसे 48A पूछा गया आपसे, तो हो सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी और आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाए आने वाले सेट्स में। 36 to 51 के आर्टिकल से ये, ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 72 से क्वेश्चन आया था। ठीक है, आर्टिकल 72 क्या कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके पार्डनिंग पावर से, कौन से पार्डनिंग पावर से अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है आपका आर्टिकल 72। तो इससे क्वेश्चन आया था। एक आर्टिकल 328 से क्वेश्चन आया था। अब ये क्या करता है, ये स्टेट को पावर देता है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर, कि वो प्रोविजन बना सके इलेक्शन से रिलेटेड, जो लेजिस्लेचर के इलेक्शन है उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर जादूगर ऑफ हॉकी किन्हें कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, इससे क्वेश्चन आया था। तो निकनेम्स पे भी या टाइटल्स पे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। क्लासिकल डांस के क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलोगे कि 4 क्वेश्चंस आए थे क्लासिकल डांस के, तो आने वाले शिफ्ट में भी क्लासिकल डांस के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो गिद्दा था, ठीक है, कौन से स्टेट का, तो पंजाब का है। बाकी और भी जो क्लासिकल डांसेस हैं यहाँ पे दिए रखे, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक नॉर्दर्न इंडिया का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, ओडिसी उड़ीसा का है और सत्रिया असम का है। तो आपको मेजर फोक डांस और उनके स्टेट्स याद होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करो कि आएगा ही आएगा अपकमिंग शिफ्ट्स में। अब केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया था, स्टेट ऑफ चेंज रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड नेम फ्रॉम डायग्राम, मतलब एक डायग्राम दिया गया था एक कंपाउंड का, उस डायग्राम से आपको उस कंपाउंड के नेम को आइडेंटिफाई करना था, पहचानना था। ठीक है, सॉलिड और गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बायोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद खरीफ क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब चलिए खरीफ क्रॉप्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो खरीफ क्रॉपिंग सीजन है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून इसको लेके आता है। एंड जो राबी है ये होता है आपका अक्टूबर से मार्च तक। अब एक शिफ्ट में खरीफ पूछा है, तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में राबी क्रॉपिंग सीजन से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, खरीफ क्रॉप्स क्या क्या है, तो राइस हो गया, मेज हो गया, सोरगम, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, ठीक है, अरहर, जितने भी पल्सेस हैं, दाल है वो आते हैं, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सारे आपके हो गए खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप का शिफ्ट में पूछा गया, अब आगे राबी का पूछ सकता है, तो उसके भी क्रॉप्स पता होने चाहिए आपको, जिसमें वीट है, बार्ली है, ओट्स है, चिकपी है, ग्राम है, लिनसीड है, मस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका कि काराकोरम का हाईएस्ट पीक क्या है, तो K2 है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो मुझे याद है वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेगास्थनीज से क्वेश्चन था एक रिलेटेड। ठीक है, अब ये हो गई जीके जीएस की। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी स्टैटिक था, और जिन्होंने स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो वो उनका जीके जीएस वाला सेक्शन अच्छा गया होगा। क्वांट्स की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन थे, बॉड मास से क्वेश्चन था। ठीक है, डीआई से 6 से 7 क्वेश्चन थे। जैसे मैं बता रहा था कि डीआई कैलकुलेटिव था, जैसे कि बच्चों ने बताया। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। रेशियो के 3 क्वेश्चन थे, सर्कल टेंजेंट के 2 क्वेश्चन और ट्रायंगल से 1 क्वेश्चन था। तो ये रेगुलर टॉपिक से जिनके क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने क्वांट्स अच्छे से पढ़ी है, मतलब बेसिक्स से एडवांस आपने पढ़ रखी है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का है, कितने भी कैसे भी फिगर दे दे, ठीक है, कितना भी ट्रिकी बना दे, आपके बेसिक्स है, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आ रहा है, कौन सा वहाँ पे अप्रोच लगेगा वो पता है आपको, तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। बेसिक्स क्लियर होना आपका और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया, ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करने का। रीजनिंग की बात करें तो नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग से 7 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से था 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से था 4 क्वेश्चन, डाई रिलेटेड क्वेश्चन था, क्लोज डाई दिया था। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे थे, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, लॉजिकल वेन डायग्राम के 3 से 4 क्वेश्चन थे, और डिक्शनरी के 2 क्वेश्चन थे। तो एज यूजुअल रीजनिंग के वही यूजुअल टॉपिक से क्वेश्चन थे। रीजनिंग का सेक्शन ईजी था, काफ़ी बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन आराम से हो जा रहे थे। ठीक है,
अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, 4 क्वेश्चन ईडियम बेस्ड क्वेश्चन थे। अब ये किस तरह के आए थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे जिनमें डायरेक्ट मीनिंग पूछ दी जा रही थी आपके ईडियम की, और सेंटेंस बेस्ड भी थे। अब सेंटेंस बेस्ड कैसा होता है, एक तो ये हो सकता है कि सेंटेंस आपको दे रखा हो, उससे आपको ईडियम की मीनिंग आइडेंटिफाई करनी हो, या आपको फिलर के फॉर्म में भी दे सकते हैं ईडियम के बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक ईडियम जो आया था होता है स्केटिंग ऑन थिन आइस। इसका मतलब क्या होता है, स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो कि डेंजरस है या रिस्क से भरा है। ठीक है, डूइंग समथिंग डेंजरस और रिस्की। ठीक है, तो ईडियम्स आपको पता होने चाहिए, मीनिंग्स पता होनी चाहिए, और ये आपको आना चाहिए कि आप सेंटेंस की मीनिंग समझ के ईडियम को आइडेंटिफाई कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 वर्ड्स यहाँ पे मुझे मिले थे, मैंडेट और मुंडेन, जिनका सिनोनिम्स है। तो मैंडेट के जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, कमांड हो सकता है, डिक्री हो सकता है, डिक्टेट हो सकता है। इसके अलावा और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन में थे, अगर आपने सही सिनोनिम लगाया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। मंडेन एज वी नो कि जो चीज़ बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, कॉमन है, बार बार हो रही है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, उसको मंडेन कहते हैं। सो इट इज कॉमन। ठीक है, बोरिंग कह सकते हैं, हमड्रम कह सकते हैं। ठीक है, मोनोटोनस भी होता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे, और इनका लेवल इजी था, सिंपल लैंग्वेज में था, तो बच्चों ने अच्छे से उसको पढ़ा और अच्छे से इसके क्वेश्चन उन्होंने कर लिए। आर्टिकल बेस्ड एरर के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, स्पेलिंग एरर के 4-5 क्वेश्चन थे, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो ये तो हमने देख लिया कि किस किस टॉपिक्स में कौन कौन से किस किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आने वाले जो शिफ्ट्स है उसमें बच्चों को एक आइडिया हो गया होगा इस वीडियो से कि क्वेश्चन किस कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, लेवल क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखो, तो अगर जीएजीएस की बात करूँ तो इतना तो पता है कि बुक एंड ऑथर का आपको आएगा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद बुद्धा से आया था, दशहरा का मंथ पूछा गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है, या फिर अगर आप इधर देखो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है। आर्टिकल से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस, क्लासिकल डांस और बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो कि वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद टाइटल से आ सकता है, निकनेम्स निकनेम से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए। एक जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन का, खारिफ पूछ लिया था, मे बी राबी पूछ ले, या खारिफ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, ज्योग्राफी से आया था। ठीक है, तो इसे पता चला होगा आपको कि कितना कितना किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा था जीके एंड जीएस में। क्वांट्स एज यू नो कि रेगुलर टॉपिक्स थे। ठीक है, थोड़ा सा आपका ट्रिकी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, कुछ सेक्शन कुछ क्वेश्चन क्वांट्स के कैलकुलेटिव थे, बट अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो क्वांट्स आपका अच्छा गया होगा। ठीक है, सेम मैं रीजनिंग के लिए भी कहूँगा। ठीक है, आप आने वाले सिर्फ वाले रेगुलर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश के लिए तो पता ही है आपको कि सेम जो टॉपिक्स है उन्हीं से आया था। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर ईडियम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ लो, उसकी मीनिंग को समझ लो, उसके बाद फिर आप आराम से उस ईडियम को निकाल पाओगे जब उस ईडियम उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तो एनालिसिस रहा पूरे शिफ्ट 1 का। अब जिन भी बच्चों का अगले आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है या आने वाले डेट्स में एग्ज़ाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। जितना भी टाइम आपके पास था, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे, उनका यूज़ करके मुझे पता है आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया होगा। तो एकदम रिलैक्स माइंड से जाना एग्ज़ाम हॉल में, अच्छे से एग्ज़ाम देना। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल नहीं सोचना है कट ऑफ के बारे में, गुड अटेम्प्ट्स के बारे में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स होंगे, आने वाले आगे भी शिफ्ट होगा। तो जो भी बच्चे जो शिफ्ट 1 दे के आए हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा गुड अटेम्प्ट अच्छा नहीं है, और सर ने जो बताया है, जो गुड अटेम्प्ट सर ने बताया मेरे आसपास नहीं है, वो तो घबराने की बात नहीं है, इस पर बिल्कुल भी सोचना नहीं है। एक तो ये बात है कि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, CHSL है, CGL है, MTS भी आएगा, उसके बाद शिफ्ट्स भी आगे हैं काफ़ी सारे जो कि डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल ओवरऑल क्या था। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो किसी एक एग्ज़ाम को लेके आपको नहीं सोचना है, एक पेपर को लेकर आपको नहीं सोचना है। खुद को ये बताना है कि जो भी था, आपने जो भी अच्छे से, आपने जो भी रिसोर्सेज आपके पास थे, जो भी टाइम, जितना भी टाइम आपके पास था, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, आपने अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, इतना सोचना है और आराम से रहना है। अब
मैं आपसे आने वाले वीडियोस में, जैसे अभी सिर्फ 2 का एनालिसिस होगा, सिर्फ 3 का एनालिसिस होगा, तो आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा, तो ज़रूर वहाँ भी जुड़िएगा और एनालिसिस दिखेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू।